हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। इस चैप्टर में, इस सेशन से पूर्व में हमने कंप्लीट किया कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, एंड ऊर्जा में स्पेसिफिकली हमने बात करी यांत्रिक ऊर्जा की, मतलब मैकेनिकल एनर्जी की, एंड ये भी समझा कि जो कार्य है इसी के रूप में मेजर की जाती है ऊर्जा को। फिर हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझा, फिर हमने इसी के अंतर्गत समझा कि अगर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो तरीके की मिली, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर अलग अलग इन दोनों की भी हमने चर्चा की। अब आ चुके हैं हम एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है जनरल लाइफ में भी, एंड हमारे एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता ही होता है। क्या है भाई वो चीज? वो है संघट्य। संघट्य का मतलब क्या है? संघट्य का मतलब टक्कर। मतलब अगर दो चीजें टकरा गई, है ना, जब दो चीजें क्या हो जाए, टक्कर हो जाए दो चीजों में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर टक्कर हो रही है तो फिर क्या क्या चीजें होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए दो व्हीकल्स का टक्कर हो तो अलग टक्कर होगा भाई। और कैरम में वो स्ट्राइकर, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, कैरम की गोटियों के बीच में टक्कर करते हैं, वो एक अलग टक्कर है। कुछ जगहों पे साउंड आती है, कुछ जगहों पे साउंड नहीं आती, कुछ जगहों पे समझ में आता है कि भैया धमाके के साथ आग ही लग गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आने वाले हैं इसमें। चलिए हम फटाफट से हम सेशन को शुरू करते हैं एंड समझते हैं संघट्य को। तो देखिए, संघट्य जिसका मतलब कॉलिजन, इसका अल्टीमेट मतलब है क्या? तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है क्या? दो मासेस का टकरा जाना। अब दो मासेस टकराएंगी तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि पहला मास चल रहा हो, दूसरा मास किस में हो भाई? रेस्ट में हो। जैसे अपन ने वो देखा, वो खेला हो, क्या कहते हैं, पिड्डू। पत्थर जमा के रखते हैं, मतलब पत्थर रेस्ट में है, और बॉल से हम उसको हिट करते हैं। तो भाई बॉल पहले गति में है और पत्थर किस में था? रेस्ट में। लेकिन जब टक्कर हुआ तो पत्थर आगे की तरफ खिसका और जो बॉल थी वो में भी पीछे की तरफ आती है। समटाइम्स बॉल वहीं तक आके रुक जाती है, समटाइम्स बॉल उसी के साथ आगे भी बढ़ सकती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से मान लेते हैं दो हेड ऑन कॉलिजन्स, मतलब दो आमने सामने से कोई व्हीकल्स आ रहे हैं, दो गेंद आ रही, भाई गाड़ियों को क्यों टकराना ना, फालतू एक्सीडेंट नहीं करा रहे अपन। चलो, दो बॉल आ रही है और दोनों बॉल आकर के साथ सीधे सीधे टकरा गई। इसके केस में क्या होगा, है ना। तो देखिए, कॉलिजन का अल्टीमेट मतलब हमें समझ में आ रहा है कि संघट्य वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक स्थूल पिंड अथवा आवेशित सूक्ष्म कण, ये जो आवेशित सूक्ष्म कणों की हम बात करें, ये अल्टीमेटली जब हम 12th क्लास में पहुंचेंगे तो हमारे पास में एक चैप्टर ही है, उसके अंदर में जब डिस्कस कर रहे होंगे हम एटम्स के बारे में, तब थोड़ा सा हमें ये और विस्तृत समझ में आएगा। इसलिए मैंने डेफिनेशन में मेंशन कर दिया। हमें अभी जो इस सेशन में डिस्कस करना है वो क्या है? स्थूल पिंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमको डिस्कस करना है। हमें बहुत एटॉमिक तक नहीं जाना, है ना। एक दूसरे से टकराकर अथवा पारस्परिक अन्योन्य प्रक्रिया, मतलब म्यूचुअल इंटरैक्शन से प्रभावित होकर अपनी गति का मार्ग बदल देते हैं, इसको ही हम कहते हैं क्या? कॉलिजन। इसी को कहते हैं संघट्य। कि भैया ये एक मास है, चल रहा है, एक दूसरा मास इधर से ये चल रहा है, ये दोनों क्या हो गए भाई? टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद क्या होगा भाई? तो टक्कर होने के बाद इन दोनों के मार्ग बदल सकते हैं। हो सकता है ये वाला ऑब्जेक्ट इधर, अब ठीक है, एक नीचे केस बनाता हूं, ये दोनों ऐसा टकरा गए। टकराने के बाद हो सकता है ये वापस इधर चल दे और ये वापस इधर चल दे, मतलब अपने मार्ग को इन्होंने क्या कर दिया? बदल दिया। तो इसके टाइप्स अगर देखूं तो सबसे पहला क्या है भाई? प्रत्यास्थ, मतलब इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा क्या होगा भाई? तो इनइलास्टिक कॉलिजन। एंड तीसरा जो है वो है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इन सभी में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि भाई इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ संघट्य, ये क्या होगा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं इलास्टिक कॉलिजन को, इलास्टिक कॉलिजन क्या है भाई? तो यदि टक्कर में निकाय का संवेग, ठीक है, एवं उसकी गतिज ऊर्जा, ये दोनों ही चेंज ना हो, कांस्टेंट बनी रहे,
मतलब अगर एक बॉल ऐसी चल करके जा रही है, दूसरी बॉल यहां पर है, और ये दोनों क्या हो गए भाई, तो अगली कंडीशन में ये दोनों टकरा गए, लेकिन इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद अगर सेम रह गए, नहीं बदले, तो इसको कहते हैं हम क्या भाई, इलास्टिक कोलिजन। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, तो इसका मोमेंटम, मतलब टकराने के पहले कुल मोमेंटम mv और टकराने के बाद का कुल मोमेंटम कैसा रहे, सेम। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो कुल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टकराने से पहले m1u1 प्लस m2u2, ये इक्वल हो किसके भाई, तो m1v1 प्लस m2v2 के। क्योंकि टकराने से पहले मैं मानता हूं ये u1 वेलोसिटी से चल रहा था, मास m1 था, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा था, मास m2 था, ठीक है। और टकराने के बाद, ये टकराने के समय हो गया भाई, और टकराने के बाद क्या हुआ, तो ये किसी और वेलोसिटी से, ये किसी और, मतलब ये v1 से और ये v2 से, मास तो उतने ही रह जाएंगे m1 और m2। ठीक, इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वल किया था, तो इसको भी मैं इक्वल कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल का मतलब क्या भाई, तो हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। मतलब क्या, पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, मतलब निकाय किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, ये दोनों मासेस को मिलाकर के, ये टकराने के बाद के कुल संवेग और कुल संवेग टकराने के पूर्व, टकराने के बाद सेम, टकराने के कुल काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये हाफ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि हाफ m1u1 जो होगा ये इक्वल होगा हाफ m2 या फिर हाफ m1v1, ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज होगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा वो कंडीशंस बताएगी, लेकिन हम पहले से ऐसा नहीं कह सकते, ये आवश्यक नहीं है, या ये भी नहीं कह सकता कि ये बराबर नहीं होगी, मे भी हो भी सकती है। इन द सेम वे मैं अगर कहूं कि m1u1 विच इज नॉट इक्वल्स टू m2 m1v1, ऐसा मतलब टकराने के पहले इसी पिंड का संवेग और टकराने के बाद इसी पिंड का संवेग बराबर होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, तो ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं शुरुआत में कह रहा हूं कि 2 + 7 है, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले या फिर इसकी बात कर ले, तो मैं कह रहा हूं ये 2 + 7 का मतलब कितना है भैया, टोटल 9 है, और बाद में ये हो गया भैया कितना, 3 + 6, अभी भी ये 9 है। लेकिन आप देखिए अगर मैं इसको m1u1 से कंपेयर करूं तो ये m1u1 है और ये मेरा m1v1 है, ये मेरा m1u1, क्या ये बराबर है, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन टोटल बराबर है, टोटल यहां पर 9 है और यहां पर भी कैसा है, 9 है, तो इस तरीके से बराबर होंगे, निकाय का कुल संवेग, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ये बराबर होगी, इवन कहूं तो निकाय की टोटल एनर्जी भी बराबर होगी। ठीक, आइए एक बार देखते हैं, तो यदि टक्कर में निकाय के संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, तो इसे प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं, और ऐसी टक्कर में यांत्रिक ऊर्जा की हानि नहीं होती। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या थी हमारी, यांत्रिक ऊर्जा जो है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी, ये क्या होती है भाई, तो ये होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या हो गई भाई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसे कंजर्व्ड है, सेव है, ये कभी कभी बदलेगी नहीं। रीजन क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया ना, ये काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर कंजर्व्ड है और यहां पे इसका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी अल्टीमेटली कंजर्व्ड है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, ऐसी कहां कहां पर होगा, तो देखिए परमाणुओं, अणुओं और मूल कणों में, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में टक्कर लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। लेकिन एक बात और बताऊं, लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब कोई भी ऐसा संघटन नहीं है जिसको आप कह दें कि 100% पूर्ण प्रत्यास्थ है, मतलब आइडियल इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। 100% पूर्ण प्रत्यास्थ हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन लगभग, मतलब किसकी बात करें भाई, परमाणुओं की बात करें, अणुओं की बात करें, मूल कणों की बात करें, मतलब न्यूट्रॉन्स लेवल पे अगर हम जा करके देखें और उनके संघट्य की बात करें, उनके टक्कर की बात करें, उनमें कॉलिजन्स की बात करें, तो वो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, लगभग, बट 100% नहीं, आइडियली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक,
क्योंकि इनकी टक्कर में भी घर्षण सदैव उपस्थित रहता है, अतः आदर्श रूप में प्रत्यास्थी संघट्ट कभी संभव नहीं है। इनके भी टकराने में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है, कुछ ना कुछ घर्षण होता ही है। अब ये सारी चीजें, ये आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल सेम रह जाए, ये कब पॉसिबल है? जब टकराने के बाद कोई लॉस ना हो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि टक्कर हो और कोई लॉस ना हो। जैसे ही दो चीजें टकराती हैं, देखिए कुछ हिस्सा किसमें भाई? तो साउंड एनर्जी में, मतलब क्या कह सकते हो, ध्वनि के रूप में बाहर निकल जाती है। कुछ हिस्सा हीट के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगी। कुछ हिस्सा यहां पर प्रकाश के रूप में बाहर निकलेगी। कुछ हिस्सा खर्च होगी, इसमें घर्षण के रूप में खर्च होगी। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, और भी इत्यादि। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स जाकर के जब टकरा रही हैं, तो टकराने के समय में, जिस समय टक्कर हुआ, तब हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा ही ना इस ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में, दो चीजें टकराएगी तो भैया साउंड प्रोड्यूस होगा। दो चीजें टकराएंगी तो उनके टक्कर से हीट भी प्रोड्यूस होगा। अब जैसे आप एक नॉर्मल से समझ लीजिए, आप बार बार एक ही कील के ऊपर हैमरिंग करके देखिए, वो कील और हैमर दोनों गर्म होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं भैया एक बार ही किया तो ज्यादा जोरदार इंपैक्ट होगा, और आप अगर उसको सेंस कर पाए तो भैया हीट राइज हो रहा है, आप सेंस कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन अगर बहुत जोरदार टक्कर है तो हीट सेंस आप कर पाएंगे। चलिए, और एक चीज है, जब दो चीजों में टक्कर होता है तो प्रकाश भी निकलती है। अब समटाइम्स ये होता है कि उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो मतलब ऐसा कह लूं कि जो वेव है, जो तरंगे जो वहां से निकली, वो हो सकता है कि दृश्य प्रकाश के बराबर नहीं हो, तो आपको नहीं दिखता लाइट, लेकिन निकलता है भाई, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मुझे लाइट देखने को मिल भी सकती है। जैसे दो पत्थरों को आप टकराइए, वहां पे आपको लाइट मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया इसी तरीके से दो चीजों के बीच में जब टक्कर होगा तो फ्रिक्शन भी आएगा। यानी ये सब कुछ क्या लॉस है ना, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, घर्षण, ये सब आया कहां से? तो जो इस निकाय का पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जो इस निकाय की पहले गतिज ऊर्जा थी, जो इस निकाय की पहले ऊर्जा थी, वही ऊर्जा कह रहा हूं मैं कि भैया बाद में भी चाहिए मुझे, यहां बाद में भी वही ऊर्जा चाहिए। अगर बाद में भी वही ऊर्जा चाहिए, यानी टोटल एनर्जी अगर आप कहते हैं कंजर्व रहे, तो फिर भैया ये कहां से आएगी? ये भी तो मेरी जो प्रारंभिक, ये देखिए, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है, इसी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की ही देन है ना ये पूरी। ये सब कुछ हमारे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की ही देन है। और ये सब कुछ अगर मैं ऐड करूं किसमें? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा में मैं अगर जब ऐड करूंगा इन सभी को, तब ये जाकर के बराबर होंगे मेरे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। क्योंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी जितनी एनर्जी मैंने उसको दी थी, टक्कर के समय में वो खर्च हुई, और जो बची हुई एनर्जी रही वो हमारे अंतिम गतिज ऊर्जा के रूप में मिल गई। लेकिन इसके दौरान ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, घर्षण, ये सब के रूप में खर्च हुई है। किंतु अगर मैं प्रत्यास्थ संघट्य की बात करता हूं, इलास्टिक कॉलिजन की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरी एनर्जी इन सभी के रूप में खर्च नहीं हुई है। क्या हुई है भाई? इन सभी के रूप में खर्च नहीं हुई है, कोई लॉसेस नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई है। अब आप स्वयं से बताइए, क्या कोई ऐसा संघट्य है जिसमें ऐसा ना हो? आप मिनिमाइज कर सकते, कम से कम कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो आप जब इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, इसका सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि कभी भी ये जो संघट्य की बात हो रही है, प्रत्यास्थ संघट्य की बात हो रही है, ये संभव नहीं है। आप जब जब प्रत्यास्थ संघट्य ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ इनमें से मिलेगा। और मैंने तो यहां पर मुश्किल से 4 लिखे, और भी बहुत सारे फॉर्म है जहां पर एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है। ये लॉस ऑफ एनर्जी ही अल्टीमेटली। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पिंडों के बीच में टक्कर हो, और उस टक्कर में उसकी काइनेटिक एनर्जी, बस यही वर्ड वाला ध्यान में रख लीजिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा अगर संरक्षित है, उसका संवेग संरक्षित है, उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित है, उसकी टोटल एनर्जी संरक्षित है, किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा है, तो वही है भाई हमारा प्रत्यास्थ संघट्य। ये जितनी भी चीजें मैं बोलते जा रहा हूं, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। कि मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, इसके संवेग में, देखिए इसके अगर मैं विशेषताओं की बात कर लूं,
तो क्या क्या विशेषताएं हमने अभी डिस्कस की भाई? तो इसकी पहली विशेषता यह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, है ना, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित है। और क्या देखा भाई? तो और हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी भी, है ना, मतलब अल्टीमेटली मैं कह लूं क्या, कुल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। और क्या है भैया? तो और है यहां पर हमारे पास में इसका संवेग, कुल संवेग। अच्छा, कुल कुल क्यों लिख रहा हूं भाई? क्योंकि मुझे पता है अकेले का नहीं, सिस्टम का, इंडिविजुअल का बदल सकता है लेकिन टोटल नहीं बदलेगा, है ना। कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है, इसका जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है। और एक पॉइंट क्या कह सकता हूं भाई? तो इसमें ऊर्जा में हानि नहीं होती, अर्थात ऊर्जा में हानि नहीं होती है। अब ये ऊर्जा में हानि कौन था भैया? तो ऊर्जा में हानि वही था, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। इसके फॉर्म में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं जरा इनइलास्टिक कॉलिजन की बात करता हूं, ठीक। तो इनइलास्टिक कॉलिजन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है भाई? इस टक्कर में निकाय की जो गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती, परंतु उसका संवेग संरक्षित रहता है। सीधा मैंने क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी वाले को ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में हमने पता किया, प्रत्यास्थ संघट्य में हमने देखा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है कंजर्व्ड है ना, संरक्षित है। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में, अप्रत्यास्थ संघट्य में हम पाते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो सेफ नहीं है, मतलब वो कंजर्व नहीं है, वो संरक्षित नहीं है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, संवेग संरक्षित है। और अगर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित नहीं होगा, है ना। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगी उसकी वो संरक्षित नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो भैया अगर उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं है तो कहां खर्च हो गई? तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई हीट में, साउंड में, लाइट में, ठीक है, फ्रिक्शन में, इसमें क्या हो गई भाई? खर्च हो गई। और जनरली नित्य नए दिन आप जितने भी संघट्य देखते हैं वो सभी संघट्य इन इलास्टिक कॉलिजन ही है। जितने भी संघट्य हम आमतौर पे देखते हैं वो सब कैसा है? इन इलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ संघट्य ही भाई, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है हमारे जीवन में जब दो चीजें टकराती हैं तो भैया साउंड आती ही आती है, ठीक है, हीट जनरेट होता ही होता है, ठीक। चलिए हम करते हैं थोड़ी सी बात इसके लिए भी। तो इस संघट्य में, मतलब इस टक्कर में निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, परंतु उसका संवेग संरक्षित रहता है। इस तरह की टक्कर में गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में बदल जाता है। अतः अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जो अप्रत्यास्थ टक्कर है उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। दैनिक जीवन में घटित होने वाले संघट्य का अधिकांश घटनाएं अप्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस संघट्य से कुछ और भी याद आता है, क्या है ना, अगर गलती से किचन में बर्तन गिर गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है भाई? फिर यही होता है कि उसकी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है लेकिन मम्मी की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। फिर मम्मी तेजी से दौड़ के आती है किचन में, और इसके बाद तो फिर पता नहीं कौन कौन सी एनर्जीज सुनाई पड़ती है ना। साउंड एनर्जी भी आती है, थोड़ी देर तक भी आती है। बाकी आप समझदार हो, समझ तो गई होगे। खैर आता हूं मैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या कहता है भाई? ये कहता है कि जो इसका पूर्व काइनेटिक एनर्जी है ना, जो पहले वाली गतिज ऊर्जा है, किसकी? संघट्य की, टक्कर होने वाले पिंड की, ठीक है, उसमें से क्या हुआ भाई? तो उसमें से हुआ ये कि कुछ पार्ट हीट में खर्च कर दिया, कुछ साउंड में, कुछ लाइट में। कैसे खर्च हुआ? तो ये जब टक्कर हुआ तब हुआ, ठीक है ना। तो मतलब मैं सिंपली ऐसा कह लूं इसके लिए, तो इसकी विशेषताएं क्या लिखेंगे? तो इसकी विशेषताएं हमने ये समझी, पहला तो ये समझा हमने कि भैया इसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, ठीक है। अर्थात क्या कह सकता हूं मैं इसके बारे में? अर्थात मैं ये कह सकता हूं प्रारंभिक
गतिज ऊर्जा। अब यहां पर है ना, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी भाई? तो अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस जो ये वेस्ट हो गया, हानि हो गई वो। ठीक है, चलिए लिख लेते भाई, क्या था ये? अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्लस क्या था? तो हानि। किसमें भाई? ऊर्जा में। ऊर्जा में हानि। खत्म हो गई बात। किसके फॉर्म में हो रही है? तो हमें पता चल गया भाई, हीट के फॉर्म में हो रही है, लाइट के फॉर्म में हो रही है। ठीक, तो चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अप्रत्यास्थ संघट्ट मतलब इनइलास्टिक अगर कॉलिजन होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। दूसरा, संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि हमने तो पहले से भी पढ़ा है ना, ये चीज नहीं पढ़ने से पहले भी हमने देखा हुआ, क्लास 9th में भी देखा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड करती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स अगर टकरा जाती हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट में एक बात समझ में आ रही है, अब अल्टीमेटली संवेग संरक्षित नहीं है तो टोटल जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी, वो भी संरक्षित नहीं है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। ठीक है, इसकी यांत्रिक ऊर्जा भी जो है वो संरक्षित नहीं होती। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमारी बात होती है क्या भाई? इसके लिए खत्म, किसके लिए? अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए। ठीक, चलिए, तो अब जरा बात कर लेता हूं मैं हमारे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए। मतलब पूर्णतः अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट हो तब क्या होगा? तो पूर्णतः अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो देखिए, अप्रत्यास्थ टक्कर में जब दो पिंड एक दूसरे से सट जाते, मतलब क्या हुआ भाई? तो इसके केस में सीधा सिंपल सी बात है कि आपने एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में टक्कर तो हुआ, तो पहला ऑब्जेक्ट आकर के दूसरे में टक्कर करके चिपक ही गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे क्या कह लूं, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक जैसे शूटिंग रेंज पे जब ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप में से भी किसी ने एनसीसी ली हो और कभी शूटिंग करी हो तो पता होगा क्या कहते हैं भाई, लकड़ी के ऐसे बॉक्सेस होते हैं अल्टीमेटली सामने, जहां पे टारगेट्स बना होता है, और हम बुलेट फायर करते हैं। जब बुलेट को फायर करते हैं तो वो जाकर के क्या होता है, वो लकड़ी के कुंदे में जाकर के धंस जाता है। मतलब क्या हुआ? ये कैसा संघट्ट है भाई? तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो वो क्या है? प्रत्यास्थ संघट्ट है, इलास्टिक कॉलिजन। और अगर कुछ कम हो रहा है तो वो कौन सी है भाई? वह अप्रत्यास्थ संघट्ट, वो है इनइलास्टिक कॉलिजन। लेकिन मैं कह रहा हूं पूर्णतः इनइलास्टिक, मतलब कंप्लीटली इनइलास्टिक कौन होगा? कि वो गई बुलेट और जाकर के उस लकड़ी में धंसी गई, अब रुकी गई ना बुलेट। मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है इसके पास, किंतु अंतिम काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई इसकी? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वो कितनी रहेगी? 0 हो गई, खत्म ही हो गई भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बची ही नहीं अब कुछ। तो ये हो गया ना परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये था ना कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाए। अब किसके फॉर्म में खत्म हो गई भाई? तो खत्म होने के कई कारण थे। क्या क्या था भाई? तो एक था हमारा प्रकाश, एक था हमारा ऊष्मा, एक थी हमारी ध्वनि। अब आप कहोगे इनमें से तो कुछ नहीं सुना हमने भैया, ध्वनि तो फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी, जाके टकराएगी। तो प्रकाश और ऊष्मा जैसी कोई चीज तो नहीं, ऑब्वियसली है, हीट होगी वहां पर। चलिए, आपको प्रकाश नहीं दिखता, चलिए सबसे ज्यादा क्या मिला? ये तो यहां पर मिला मेरे को घर्षण, सबसे ज्यादा जो मिला मेरे को फ्रिक्शन मिला भाई। घर्षण के कारण ही तो जाकर के लकड़ी के कुंदे में क्या हो गई? जाकर के सट गई, चिपक गई, धंस गई, पार नहीं कर पाई। ठीक है ना? तो मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो पूरा का पूरा लॉस किसके टर्म में हो गया भाई? घर्षण के टर्म में पूरा ही आपकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर में जब दोनों पिंड एक दूसरे से सट जाते हैं तथा
एक ही पिंड की तरह गति करते हैं तो ऐसी टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ कही जाती है। ऐसी टक्कर में गतिज ऊर्जा का अधिकतम हानि होती है, परंतु संवेग फिर भी संरक्षित रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बंदूक से चली गोली किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराकर उसके अंदर ही धंस जाए तो यह पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य है। मतलब इसमें भी क्या क्या समझ में आया? इसमें तो समझ में आया कि गतिज ऊर्जा की अधिकतम हानि हो। गतिज ऊर्जा की क्या करानी है? अधिकतम हानि। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी अब कंजर्व नहीं है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं है। अच्छा, और क्या समझ में आया भाई? तो और बात समझ में आ रही है यहां पर कि इसका जो संवेग है वो संरक्षित है। संवेग तो सदैव संरक्षित रहता है, तो संवेग के लिए कोई लफड़ा नहीं पालना। अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया? अगर वो इलास्टिक कॉलिजन है, प्रत्यास्थ है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में कोई लॉस नहीं। अगर वो क्या है भाई? अप्रत्यास्थ है, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस होगा। किसके फॉर्म में? इन चार टर्म्स के फॉर्म में, इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीटली इनइलास्टिक है तो भैया ये होगी कंप्लीटली इनइलास्टिक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग पूरी खत्म ही करवा दें, तो वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है, और भी कई कॉलिजन है, लाइक हेड ऑन कॉलिजन है, टू वे कॉलिजन है, मतलब टू डायमेंशनल कॉलिजन है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? और कॉलिजन्स की बात करें तो हेड टू हेड, मतलब सीधे सीधे ऐसी आई और एक ऑब्जेक्ट इधर से आई और ये दोनों बिल्कुल हेड टू हेड टकरा गए। इसके अलावा और कॉलिजन्स की बात करो तो मैं बोलता हूं कैरम का स्ट्राइकर। ठीक है, वो क्या होता है भाई? तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, गोटी यहां पर रेस्ट में, यहां पे आपने स्ट्राइकर से क्या किया है? तो इसको जाकर के हिट किया, मान लीजिए इस जगह पे, तो आप क्या पाते हैं? ये जो गोटी है वो इस दिशा में चलने लग जाती है और स्ट्राइकर जो होगा, स्ट्राइकर को डॉटेड से बना दे रहा हूं, स्ट्राइकर कहीं इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। या फिर ऐसा कह लूं कि ये जो होगा स्ट्राइकर यहां से ऐसा हिट करेगा और ये टकराता हुआ करीब करीब इधर के डायरेक्शन में निकल जाएगा। मतलब क्या? एक विराम में है, दूसरा गति में था, लेकिन थे एक ही समतल में। टकराने के बाद इनकी दिशा बदल गई। इसमें क्या हो रहा है? दिशा बदल गई, किंतु समान समतल में है। इनका प्लेन चेंज नहीं होता, जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रखे हुए, प्लेन अलग नहीं हुआ, मतलब जिस सतह पर रखे उसी सतह में चल रहे। ठीक है, मतलब एक बात समझ में आ रही कि प्लेन चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सभी कॉलिजन्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। हम अभी अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे क्या भाई? तो इनके लिए डेरिवेशंस करेंगे हम बात करेंगे संघट्य में। ठीक है, एक एक करके इनइलास्टिक और इलास्टिक कॉलिजन दोनों के लिए। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को करते हैं अब अपन यहीं पर समाप्त। एंड इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि इतने सारे डिनोमिनेशंस डील करते हैं, लगभग सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई हिंदी मीडियम, सभी स्टेट बोर्ड्स। ये सीबीएसई का अल्टीमेट मतलब है एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस। अगर आपके स्टेट बोर्ड में फॉलो होती है एनसीईआरटी तो आप यहां से अपने पूरे कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारी कुछ चीजें मिल जाती हैं। अलॉन्ग विद दिस एनटीएससी, ओलंपियाड या सीयूईटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके भी कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना तो आप बने रहिए भाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि ये सेगमेंट भी लेकर के आते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर और इंप्रोवाइजेशन चाहिए, इंप्रूवमेंट्स और चाहिए, नॉलेज और गेन करनी है, तो सिंपल सा काम करना है भाई, क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो कीजिए एंड अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए बुक्स एंड ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइन की गई हैं आपके लिए। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ में हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए, इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई नई इंफॉर्मेशन होती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है
एंड अगर आपके कोई सजेशंस है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।